दोस्तों, क्या वाकई में जो मार्केट में हल्ला हो रखा है कि एलपीजी की शॉर्टेज हो चुकी है, वो बात सही है? उस बात को क्लैरिफाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर पर डे एलपीजी का कितना कंजप्शन है, और अगर मान के चलिए कि हमारे पास में पर्शियन गल्फ से अगर एलपीजी नहीं आती है तो भारत के अंदर क्या हालात हो सकते हैं। मैं अपने लेक्चर की शुरुआत हमारे पड़ोसी से करना चाहूंगा। पड़ोसी से कैसे? हमारे पड़ोस के अंदर एक अंकल हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है एलपीजी की। तो क्या हुआ? मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली सोलर पावर प्लांट लगाया, और लगाने के बाद वो अपने जो चूल्हे हैं गैस के, उनको भी वो सोलर से ही चला रहे हैं। वो भी बर्नर जो है वो भी सोलर के ही आ चुके हैं, मतलब जो बिजली से चलते हैं वो लेके आ चुके, रिप्लेस कर दिया उन्होंने। लेकिन पूरे भारत के अंदर अभी सोलर पैनल नहीं लगे हैं। पूरे भारत के अंदर इतनी अवेयरनेस अभी तक नहीं बढ़ी है। कई लोग अभी भी सोलर पैनल्स को लगाने के लिए कतरा रहे हैं कि यार पता नहीं लगाएं कि नहीं लगाएं, अभी बहुत महंगा है। चलिए, तो बात को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत की तरफ से 24 नेवल जो वेसल्स हैं उनको भेज दिया गया है पर्शियन गल्फ में। क्यों भेजा गया है? कि आप लोग जाओ और वहां से जितने भी हमारे टैंकर्स आ रहे हैं एलपीजी के, उनको प्रोटेक्ट करते हुए भारत के अंदर लेके आओ। इनको जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, थाईलैंड का एक रॉयल नेवी का जो शिप था उसको वहां पर ब्लास्ट किया। और किसने किया? ईरान ने किया। और उसको देखते हुए भारत ने प्रोटेक्शन जो है वहां पर भेज दी है। लेकिन बात यह है, ईरान ने कहा कि हम कभी भी अपने दोस्त जो देश हैं उनको उनको अटैक नहीं करेंगे, उनको टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन क्या वाकई में रिसेंटली अभी मोदी जी ने विजिट किया था इजराइल, तो क्या यह बात ईरान को चुभी नहीं? क्या उसके दिल में ये उतरी नहीं? क्या उसके छाती पर ये सांप नहीं लौटे कि रिसेंटली मोदी जी इजराइल गए थे और आने के बाद 2-3 दिन बाद में ही युद्ध शुरू हो गया? कि बात ईरान को पता नहीं थी। फिर भी जो है ईरान ने इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि वो हमारा दोस्त है और हम उनके वेसल्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं, उनके कमर्शियल जो शिप्स हैं उनको टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे जो वेसल्स हैं, मर्चेंट वेसल्स, उनको असिस्ट करने के लिए पहुंचे हैं नेवी के बहुत सारे, यानी कितने हैं टोटल? 24 हैं ये, ठीक है, पर्शियन गल्फ के अंदर ये पहुंच चुके हैं। मार्केट के अंदर ये हल्ला हो रहा है सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर कहां गए सिलेंडर? तो हमारे जो न्यूज चैनल हैं वो बहुत गहराई से, आपको पता है, अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन इतना जबरदस्त होता है कि ये स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं कि देखो किसके घर के अंदर सिलेंडर है। स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है किसके लिए? सिलेंडर के लिए। अगर किसी, मान लीजिए कि कितने आज जो है जैसे हम लोग कहें कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो जितने भी ये जैसे जीबी रोड वगैरह ये बहुत सारे बने हुए हैं ना, उनके ऊपर इनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता है, सिलेंडर के ऊपर इनका स्टिंग ऑपरेशन है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कुछ तो किया इन लोगों ने। तो कहते हैं कि मीडिया जो है वो हमारे जो गवर्नमेंट के 4 पिलर्स होते हैं उसमें से एक पिलर है। ठीक है, चलिए, तो मार्केट के अंदर हल्ला है कि एलपीजी का शॉर्टेज हो चुका है, लाइंस लग रही हैं, एआई से जनरेटेड इमेज जो है वो भी मार्केट में काफी घूम रही है। लेकिन ये बात सरासर गलत है। एक्चुअली में जो सिलेंडर्स हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। हां, यह बात तय है कि अगर एलपीजी के जो वेसल्स हैं, जो मर्चेंट कमर्शियल जो शिप्स हैं, अगर वो नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लगातार हमारे शिप्स जो है वहां से आ रहे हैं। तो एलपीजी कोई भी शॉर्टेज नहीं है और हमारे पास में कोई भी कमी नहीं है। वो तो ब्लैक मार्केटिंग जो है, देखिए बात, ये एक चीज मैं आपको और बताता हूं, भारतीय जो है ना वो कभी ब्रिटिश के गुलाम नहीं रहे हैं, यह बात गलत है। भारतीय अपनी मानसिकता के गुलाम रहे हैं। अगर आज इंडियंस ये ठान ले कि हमारे अंदर नेशनलिज्म है, तो मैं क्या कहता हूं कि रोड के ऊपर कचरा नहीं होगा, कोई चोरी चकारी कुछ भी नहीं होगी, मंदिर के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं होगी। और आप जो ब्लैक मार्केटिंग देख रहे हैं, और वाकई में अगर हो भी रही है, तो आज समझना चाहिए उन लोगों को कि यार हम इंडिया के अंदर रहते हैं, जिस इंडिया के अंदर रहते हैं ये इंडिया ही हमको खाने के लिए देता है, हमारे बच्चों का पालन पोषण यहां पर हो रहा है। तो ये नेशनलिज्म जो है, जिस समय पैसे कमाने की बारी आती है ना, उस समय नेशनलिज्म जो है वो हमारा दांव पर लग जाता है। और इसीलिए हम लोग ब्रिटिश के गुलाम हुए, वैसे गुलाम नहीं थे। और जिस दिन हमारी जो मानसिकता की गुलामी थी वो टूटी, तो 1947 में हमको आजादी मिली। अगर हम लोग अपने मेंटली अगर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे तो हमको 1947 के अंदर भी आजादी नहीं मिलती। तो आज ये बात समझनी चाहिए कि उस 500 रुपए, 1000 रुपए कमाने के चक्कर के अंदर आप अपने नेशनलिज्म को दांव पर लगा रहे हैं।
आपको मदद करनी चाहिए। पूरे इंडिया के अंदर जो भी लोग हैं वो कॉरपोरेशन के साथ में आगे बढ़े, इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो टोटल एलपीजी के कंज्यूमर्स हैं वो लगभग 30 करोड़ के आसपास हैं। 2 अरब जनसंख्या है लगभग, मान के चलिए उसमें से 30 करोड़ के पास में एलपीजी कनेक्शंस हैं। डेली एलपीजी कंजप्शन कितना है? 55,000 से 60,000 मीट्रिक टन। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि रिसेंटली जो शिप्स पर्शियन गल्फ से आ रहे हैं उसमें एक जो शिप है, एक शिप के अंदर लगभग 40,000 मीट्रिक टन इतनी गैस एलपीजी जो है वो अवेलेबल है। इसका मतलब है कि अगर एक शिप आएगा तो एक दिन ही हमारी गैस चलेगी, तो 2 शिप आएंगे 2 दिन, पूरे इंडिया की बता रहा हूं मैं, पूरे इंडिया के अंदर 2 शिप से 2 दिन गैस चलेगी। इसका मीन्स ये हुआ कि पर डे वहां से कोई ना कोई शिप आना चाहिए। अब हम लोग अगर पर डे वहां से लेंगे तो हमारा कंजप्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, कि रोजाना वाली कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई शिप जो है पहुंच नहीं पाए टाइम से, इसीलिए हम लोग एक दिन के अंदर कम से कम ये मान के चलिए कि डेली 5 शिप हमारे वहां से आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं। ठीक है, जैसे 2 अभी रास्ते के अंदर हैं तो वो डेली जो है वो कंजप्शन हमारा चलता रहता है। फिर एवरेज सिलेंडर साइज लगभग 14.5 किलो का होता है और सिलेंडर यूज पर डे कितने होते हैं? 40 लाख के आसपास पर डे सिलेंडर यूज होते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर जो है काफी दिनों तक चलता है। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। अब एक्चुअली में क्या है कि लगभग 24 इंडियन फ्लैग वेसल जो है विथ 668 इंडियन सी फेरीज वर ऑपरेटिंग इन द पर्शियन गल्फ। तो 24 वेसल्स हमारे टोटल वहां पर हैं। ठीक है, और उनको असिस्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया है? मर्चेंट जो वेसल्स हैं उनको वहां पर भेज दिया है साथ ही के अंदर, ताकि वो प्रोटेक्ट करते हुए उनको यहां तक लेके आएंगी। 2 इंडियन फ्लैग वेसल्स, एक का नाम है शिवालिक, एक का नाम क्या है? शिवालिक, और दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी 2 हमारे शिप जो हैं वो वहां से रवाना हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो शिवालिक है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से रवाना हो चुका है वहां से। ठीक है, और अभी ये कहां पर पहुंच चुका है? गल्फ ऑफ अदन के अंदर ये पहुंच चुका है। अब ये 21 मार्च तक पहुंच जाएगा। कौन सा? शिवालिक। जबकि जो नंदा देवी है वो लगभग कोशिश है कि 18 मार्च को वो पहुंच जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो बात यह है कि अगर एक शिप हमको एक दिन का कंजप्शन कंप्लीट करता है तो हमको पर डे ये मान के चलिए, क्योंकि स्टोरेज भी हमको करना पड़ेगा, और स्टोरेज करेंगे तभी तो हम लोग, जैसे अभी हमारा स्टोरेज कितना है, टोटल एनर्जी का स्टोरेज कितना है? वो है 74 डेज का, 74 दिन का हम लोग स्टोरेज लेके अभी चल रहे हैं। जिस दिन ये 90 प्लस डेज का स्टोरेज पहुंच जाएगा उस दिन इंडिया जो है इंटरनेशनल जो एजेंसी है, एनर्जी एजेंसी, उसके अंदर शामिल हो जाएगा, उसका मेंबर बन जाएगा। 1973 के अंदर इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और उसके अंदर वो तमाम देश शामिल हैं जिनके पास में 90 डेज प्लस उनके पास में फ्यूल अवेलेबल है। इसीलिए आज उसी एजेंसी ने क्या कहा कि जिनके पास में 90 डेज से प्लस फ्यूल जो है वो रखा हुआ है, स्टोरेज है, वो लोग क्या करेंगे, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज, वो उन देशों को फ्यूल सप्लाई करेंगे जिनको जरूरत है। और वो कितना हो सकता है? लगभग 400 मीट्रिक टन जो है वहां से सप्लाई होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है इसको परमिशन मिल चुकी है। अब देखिए, ईरान एम्बेसडर जो है इन्होंने कंफर्म किया है, ठीक है, कि मोहम्मद फताली कंफर्म दैट तेहरान विल प्रोवाइड सेफ पैसेज। मतलब तेहरान ने भी कंफर्म कर दिया है, ऐसे नहीं कि हम चोरी छिपे लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रात के अंधेरे में लेके आएंगे, लाइट वाइट बंद कर देंगे, रडार वगैरह वो सब कुछ बंद कर देंगे, रेडियो सिग्नल्स वगैरह, ऐसा नहीं है। हम ईरान के प्रोटेक्शन के अंदर ही लेके आ रहे हैं और ईरान से हमको कोई तकलीफ नहीं है। ईरान ने कहा है कि भाई लेके जाओ ना यार, यहां से हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक सेफ पैसेज दे दिया है, वेसल्स बाउंड फॉर इंडियन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो अब किसका डर? क्या यूएई कर सकता है? कतर कर सकता है? हां, यह हो सकता है कि अमेरिका या इजराइल खुद उसको उड़ा दे और नाम लगा दे कि ईरान ने उड़ा दिया। यह जरूर हो सकता है, लेकिन ईरान नहीं करेगा ऐसा। ईरान ऐसा करने वाला नहीं है। अब बात यह है कि यार ईरान को तो यह पता है कि रिसेंटली मोदी जी गए थे इजराइल, और इजराइल से जैसे ही लौटे 3-4 दिन बाद जो है वो इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो क्या ये बात ईरान को बुरा नहीं लगा होगा? देखिए, पहली बात तो यह है, ईरान के दोस्त बहुत कम हैं, ये बात ईरान को पता है। अब ईरान जो ये चाहता है कि यार जो कुछ बचा है हमारे पास में, जो कुछ दोस्त बचे हैं, कम से कम उनको तो संभाल कर रखें, क्योंकि उनको, ईरान इस बात को अच्छे समझता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को संभालने के लिए इंडिया को हर तरफ देखना पड़ता है।
इसलिए ये बात ईरान के समझ में आती है और ईरान को ये लगता है कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो कभी हमको हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि 1952 से लेकर हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया है इंडिया के अंदर, गुट निरपेक्षता की नीति चलाई है। तो ईरान को यह पता है कि भारत कभी भी जो है हमको हार्म नहीं करेगा। हो सकता है, देखिए आज रियल लाइफ के अंदर यह है कि कोई भी इंसान अगर आपसे दोस्ती नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि वो आपको नुकसान भी ना पहुंचाए। ईरान को यह बात पता है कि इंडिया ने भले ही जो है वो इजराइल विजिट किया हो, लेकिन इंडिया ईरान को कभी भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करेगा। यह बात ईरान को पता है, इसीलिए एक सेफ पैसेज जो है, बिल्कुल सेफ पैसेज वो दे दिया गया स्टेट ऑफ हार्मुज से। क्योंकि अगर ईरान सबसे ही दुश्मनी मोल ले लेगा फिर बचेगा कौन? फिर तो सब मिलकर अटैक करेंगे। आज मान लीजिए कि ईरान ने ही इंडिया के वेसल के ऊपर अटैक कर दिया, तो बताइए आप, इंडिया जो है वो कहां जाएगा? बताइए, वो जाएगा अमेरिका और इजराइल के पक्ष के अंदर, ईरान का साथ नहीं देगा। और साथ ही में ईरान का सच्चा दोस्त कौन है? रशिया से इंटेलिजेंस मिल रही है, रशिया इंडिया के कनेक्शन अच्छे हैं, तो वैसे ही मित्रता जो है और प्रगाढ़ हो गई है। तो हमको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं मार्केट के अंदर कि एलपीजी जो है इसकी शॉर्टेज हो चुकी है, गलत हैं वो लोग। मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि आप में अगर राष्ट्रवाद है, अगर आप में नेशनलिज्म है, तो इंडिया के अंदर ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले ही इतना मुश्किल से 1947 के अंदर मानसिक मेंटल जो हमारी बेड़ियां लगी हुई थी, जो जंजीरें लगी हुई थी, उनको तोड़कर हम आगे बढ़े हैं। अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी आए यार, हमको क्या ही करना है उससे? हमको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, हमको चाहिए अपनी इकोनॉमी बेहतर, हमको चाहिए पर कैपिटल इनकम अच्छी। बाकी फिर हम राष्ट्रवाद दिखाते हैं ना यार, है ना? फिर राष्ट्रवाद दिखाएंगे ना, अच्छी बात है। तो बात यह है कि अभी हमको सबको एकजुट होना जरूरी है। ओके, अब यूएस का प्लान क्या है वो भी सुन लीजिए। यूएसए, मैंने कल एक जो है आपको एक संज्ञा दी थी, क्या कहा था? वृंदावन के अंदर जो बंदर होते हैं वो चश्मा उतार के ले जाते हैं, उनकी शक्ल बड़ी ध्यान से देखना। किसी ना किसी के साथ में मैच जरूर होगी, मैच हो जाएगी किसी ना किसी के साथ में। अब यूएस का प्लान क्या है? यूएस का प्लान 4 स्टेज के अंदर है, 4 स्टेज के अंदर है। खुद यूएस ने बताया क्या कि पहले तो वो एयर स्ट्राइक करेगा, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। उसके बाद वो लैंड से अटैक करेगा, जिसके पहला तो ये हो ही चुका है। अब जो है अपने नेवी सील्स कमांडोज जो है अमेरिका ने भेज दिए हैं ईरान के अंदर। सेकंड स्टेप कंप्लीट। तीसरी स्टेप जो है, तीसरा चरण ये होगा कि अमेरिका जो है वो ईरान के डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और चौथा स्टेप ये है कि जितने भी सैनिक कहां पर हैं? ईरान के अंदर है, उनको वापस से अमेरिका लौटाए, वापस से अमेरिका के अंदर वो पहुंच जाए। ये 4th स्टेज उनकी होगी, रिटर्न टू होम, है ना? तो इस तरीके से अमेरिका का ये प्लान है। बताइए मैं किसके बारे में बात कर रहा था, कंपैरिजन किसके साथ में किया गया है? आप लोगों तक बात पहुंच गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है, द पावर ऑफ फोकस। बड़ी टेक्निक्स, 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप लोग इनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने स्टडीज के अंदर, बिजनेस के अंदर इसकी मदद ले पाए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग लीजिए। हार्ड चैलेंज इन द सेंस यार कि देखिए 75 डेज तक डिसिप्लिन में रहना है ना? अपने टारगेट पर फोकस करना है। जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लगता है कि यार मैं 175 डेज में 10 कदम आगे निकल जाऊं, उनके लिए चैलेंज है कि हर चीज को भूलकर अपने टारगेट पर फोकस होना, उनके लिए चैलेंज है ये, और किसी के लिए नहीं। ठीक है, चलिए, तो दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।